नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा केस इम्पोर्टेंट है। आज हम ये सीखेंगे कि लीडिंग केस लॉ का आंसर लिखा कैसे जाता है। क्योंकि ज्यादातर लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी एस्पिरेंट के पास नॉलेज होती है, लेकिन मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि प्रेजेंटेशन गलत होती है। एग्जामिनर के सामने आप एडवोकेट नहीं होते, आप एक लॉ स्टूडेंट होते हैं जिसे लॉ को स्ट्रक्चर, प्रिसाइज और डिसिप्लिन फॉर्मेट में लिखना होता है। सबसे पहले एग्जामिनर की सोच समझिए। एग्जामिनर पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना चाहता। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप केस के प्रिंसिपल ऑफ लॉ निकाल पाए हो या नहीं। इसलिए अगर आपने केस का नाम लिख लिया लेकिन रेशियो नहीं लिखा, आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। और अगर आपने रेशियो लिख दिया बिना फैक्ट और इशू के, तो आंसर मैकेनिकल लगता है। इसलिए लीडिंग केस लॉ का आंसर बैलेंस में लिखा जाता है। अब मैं आपको वही स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो जुडिशरी, मेंस, एलएलबी और एलएलएम सब जगह एक्सेप्ट होता है। फर्स्ट, सिनॉप्सिस ऑफ द केस लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सिनॉप्सिस ऑफ द केस किस तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे पहले इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ द केस, पार्टी ऑफ द केस, साइटेशन, रेफरेंस, इक्विवेलेंट, साइलेशन, डेट ऑफ जजमेंट, बेंच, subject matter of the case, relevant provision of law, brief fact of the case, issue, legal issue involved, arguments, arguments by petitioner, arguments by respondent, court's analysis of law, court's reasoning, decision judgment, precedent value या precedent analysis, principle of laid down, ratio desensitized, obiter dicta if any, conclusion, significance of the case। इस तरीके से हमें आउटलाइन लिखनी रहती है। आउटलाइन के बाद हम इन्हीं आउटलाइंस को डिटेल में लिखना चालू करते हैं। जैसे कि पहला हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन सिर्फ 2-3 लाइन का होता है। यहाँ आप ये बताते हो कि केस किस एरिया ऑफ लॉ से रिलेटेड है और किस लीगल इशू पर डिसाइड होगा। इंट्रोडक्शन कभी फैक्ट्स रिपीट करने के लिए नहीं होता। रूल, ना केस इंट्रोडक्शन में ना केस का नाम लिखते हैं, ना साइटेशन लिखते हैं, सिर्फ लीगल कंटेस्ट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है नेम ऑफ द केस। अब केस का नाम लिखिए। जुडिशरी एग्जाम में केस का नाम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहिए। पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। रूल, केस नेम कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पार्टी टू द केस। नेक्स्ट होता है पार्टीज। पिटिशनर का नाम अलग लाइन में, रिस्पोंडेंट का नाम अलग लाइन में। ये सेक्शन छोटा होता है लेकिन एग्जामिनर को क्लियरिटी देता है कि आपको केस का नाम बहुत अच्छे से पता है और केस के पार्टी का भी नॉलेज अच्छे से है। इसके बाद हम लिखते हैं साइटेशन एंड रेफरेंस। साइटेशन, अब साइटेशन लिखिए। अगर एग्जैक्ट साइटेशन याद हो तो बेस्ट है, अगर नहीं एक स्टैंडर्ड साइटेशन लिखना भी एक्सेप्टेबल होता है। साइटेशन लिखने का मतलब आपको केस की अथॉरिटी पता है। रूल, फेक साइटेशन लिखने से बेटर है साइटेशन छोड़ देना। साइटेशन के बाद हम लिखते हैं डेट ऑफ जजमेंट। डेट ऑफ जजमेंट में डेट लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखने से आंसर मैच्योर लगता है। जुडिशरी मेंस में ये प्लस पॉइंट होता है। डेट ऑफ जजमेंट के बाद हम 4.6 पॉइंट लिखते हैं बेंच एंड कोरम। ये ऑप्शनल होता है। अगर बेंच या कोरम याद हो तो लिख सकते हो, या अगर याद नहीं स्किप करो। गलत बेंच लिखना माइनस मार्किंग करा सकता है। फिर हम लिखते हैं बेंच के बाद फैक्ट ऑफ द केस, मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट। फैक्ट का मतलब पूरा बैकग्राउंड लिखना नहीं होता। फैक्ट का मतलब होता है सिर्फ वही फैक्ट जो लीगल इशू क्रिएट करता है। गोल्डन रूल, अगर फैक्ट हटाने से इशू इफेक्ट नहीं होता तो वो फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट को 4-6 लाइन में खत्म करिए या 4-6 पैराग्राफ में एंड करिए। फैक्ट ऑफ द केस के बाद हम लिखते हैं इशूज इन्वॉल्व। इसका मतलब, इशू हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब कोर्ट के सामने क्या लीगल डाउट। एक केस में एक से ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इशू लिखना काफी होता है। रूल, इशू इज इक्वल टू लॉ प्लस फैक्ट कंबाइंड डाउट।
इश्यूज के बाद हम लिखते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट दो तरीके से लिखे जाते हैं। पहला आर्गुमेंट्स बाय पिटिशनर या एपिलेंट, सेकंड आर्गुमेंट्स बाय रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट। आर्गुमेंट्स बाय पिटिशनर एंड एपिलेंट। पिटिशनर का आर्गुमेंट सिर्फ एक दो लाइंस में लिखिए, उनका कोई लीगल स्टैंड बताना होता है, इमोशनल आर्गुमेंट नहीं लिखना होता है। आर्गुमेंट बाय रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। रिस्पोंडेंट के आर्गुमेंट हमेशा पिटिशनर के अपोजिट लिखे जाते हैं, यहीं से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आर्गुमेंट्स के बाद हम लिखते हैं कोर्ट एनालिसिस एंड रीजनिंग। ये पूरा आंसर का बैकबोन होता है। यही कोर्ट में कौन सा लॉ, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन इंटरप्रेट किया, वो लिखा जाता है। कोर्ट ने पहले का जजमेंट को फॉलो, डिस्टिंग्विश या ओवर रूल किया, यह मेंशन करना बहुत स्कोरिंग होता है। लैंग्वेज सिंपल रखिए पर लीगल क्लैरिटी होना चाहिए। कोर्ट एनालिसिस एंड रीजनिंग के बाद हम लिखते हैं डिसीजन एंड जजमेंट। इस पार्ट में कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन लिखिए। पिटिशनर अलाउड हुई या डिसमिस ये लिखिए। एक लाइन में क्लियर होना चाहिए कि डिसीजन क्या था। प्रिंसिपल लेट डाउन ऑफ लॉ। जजमेंट के बाद हम लिखते हैं प्रिंसिपल लेट डाउन ऑफ लॉ। अब आता है एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ लॉ मतलब केस का लीगल टेक अवे। ये फ्यूचर केसेस में अप्लाई होता है। इस पार्ट को कभी वेग मत रखिए। प्रिंसिपल लेट डाउन के बाद हम लिखते हैं रेशियो डिसेंसाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेशियो डिसेंसाइड लिखने का मतलब है कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और क्यों दिया। रेशियो एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। अगर आप रेशियो क्लियरली लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने जजमेंट समझ लिया है। रेशियो डिसेंसी के बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑप्शनल है, लेकिन एक लाइन का कंक्लूजन आंसर को कंप्लीट करता है। यहाँ आप लिख सकते हो कि ये जजमेंट किस तरह से लॉ को क्लियरिफाई करता है। फाइनल क्लोजिंग। अगर आप इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखते हैं, लीडिंग केस लॉ लिखना सीख गए, तो एग्जाम में केस लॉ आपका स्टैंड बन जाएगा। लॉ एग्जाम में याददाश्त नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर रैंक लाता है। लॉ स्टूडेंट अगर आप चाहते हो एग्जाम ओरिएंटेड केस लॉ आंसर्स और नोट्स, तो डीएम करें और हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल गाइडेंस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।